नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि जॉर्डन के महामहिम किंग अब्दुल्ला द्वितीय से बात की। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर चर्चा हुई। हमने आतंकवाद, हिंसा और आम नागरिकों की मौत को लेकर गहरी चिंता साझा की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख राफेल एम ग्रॉसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर बताया कि राफेल एम ग्रॉसी के साथ सार्थक चर्चा हुई। भारत और IAEA के बीच स्थायी साझेदारी बढ़ाने पर बात हुई और हमारे नेट जीरो प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा की भूमिका का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा हुई। सर्दी शुरू होने के साथ ही राजधानी दिल्ली की हवा भी जहरीली होने लगी है। धुंध की चादर फैलने से लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। धुंध इतनी ज्यादा है कि सोमवार को इंडिया गेट के साथ साथ कई दूसरे इलाकों में भी विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई। सुबह से ही पूरे NCR में खतरनाक धुंध देखी गई। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक राजधानी दिल्ली के ITO पर दिन के 3 बजे AQI 278 दर्ज किया गया, जो कि पुअर श्रेणी में था। पटवारगंज में AQI 299 दर्ज किया गया, जो पुअर कैटेगरी में था। वहीं वजीरपुर में AQI 316 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब कैटेगरी में था। पिछले 6 अक्टूबर से प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली NCR में ग्रैब का पहला चरण लागू किया गया था, लेकिन अब 300 के पार चले जाने के बाद दिल्ली NCR में ग्रैब स्टेज 2 लागू कर दिया गया है। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता के आधार पर GRAP को 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। पहला चरण वायु गुणवत्ता सूचकांक 201 से 300 यानी खराब होने पर लागू किया जाता है। दिल्ली में तेजी से बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण खत्म करने के उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से न सिर्फ पहले से बीमार लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं, बल्कि युवाओं में भी कई तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। कई जगहों पर सुबह शाम सैर करना भी छोड़ दिया है लोगों ने। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में तापमान में गिरावट और पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन के कारण दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता अगले कुछ दिनों तक अत्यंत खराब रहेगी। ऐसे में लोगों को प्रदूषण से बचकर रहने की जरूरत है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। समारोह में अमित शाह ने NCEL के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का भी लोकार्पण किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने NCEL सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किया। एक दिवसीय संगोष्ठी में निर्यात बाजारों से जोड़ने के लिए सहकारी समितियों का मार्गदर्शन, भारतीय कृषि निर्यात क्षमता और सहकारी समितियों के लिए अवसर सहित अनेक विषयों पर मंथन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारा प्रमुख लक्ष्य कृषि निर्यात बढ़ाना और किसानों को समृद्ध करना है। अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए। उन्होंने कहा 2027 तक 2 करोड़ तक किसान अपनी भूमि को प्राकृतिक घोषित करने में सफल होंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है ये कहा। उन्होंने कहा कि आज खाद्य और कृषि पदार्थ सबसे ज्यादा भारत के निर्यात में योगदान प्रदान कर रहे हैं। नई दिल्ली के नेहरू पार्क में G20 वृक्षारोपण समारोह का आयोजन किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और दिल्ली के उपराज्यपाल ने G20 वृक्षारोपण समारोह में बरगद का पौधारोपण किया। G20 देशों और आमंत्रित सदस्य देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा, वैश्विक कूटनीति में ये धारणा रही है कि भारत में हुए G20 सम्मेलन में ठोस तरीके से महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया गया। उन्होंने कहा, G20 सम्मेलन लोगों की अपेक्षा से कहीं अधिक बेहतर निकला। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कई देशों ने G20 में अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि G20 लोगों की अपेक्षा से कहीं बेहतर रहा है।
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, G20 सम्मेलन में जलवायु वित्तपोषण, स्थानीय संस्कृति और आर्थिक विकास, जल सुरक्षा और शहरी नियोजन पर विशेष जोर रहा। G20 शेर्पा अमिताभ कांत ने कहा कि G20 सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार जताया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि राजधानी दिल्ली में G20 सदस्य देशों से आए पौधों से दिल्ली की पारिस्थितिकी और समृद्ध हुई है। ऑपरेशन अजय के तहत छठी फ्लाइट इजराइल से भारतीयों को लेकर वापस भारत लौटी। छठी फ्लाइट में कुल 143 यात्री शामिल थे। इस फ्लाइट से 2 नेपाली नागरिक भी भारत पहुंचे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यात्रियों का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व सौरभ कुमार ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी से मुलाकात की। दोनों ने आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और नर्मदापुरम, सिवनी, मालवा और रामपुर बाघेलान सीटों पर घोषित उम्मीदवारों को बदलने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी ने सालों से पार्टी के लिए मेहनत करने वाले जमीन से जुड़े नेताओं को टिकट न देकर अयोग्य प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जिसके विरोध में भोपाल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा वहां घोषित किया जाता है जहां मुख्यमंत्री नहीं होता। ये सब बाद में तय होगा। फिलहाल हमारे यहां मुख्यमंत्री का झगड़ा नहीं है। भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर अराजकता और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक के बाद एक जो घटनाएं घटित हुई, उससे ये साफ होता है कि राज्य सरकार किसी एक संप्रदाय के खिलाफ मुहिम चला रही है। समाजवादी पार्टी द्वारा अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए पोस्टर लगाए जाने पर सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने कहा, सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है। वो हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि इंडी गठबंधन में पहले से ही लगभग कई उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जिसमें अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये सभी लोग देश में अपंग सरकार लाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक तौर पर स्थायी और सशक्त सरकार लाना चाहती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम और अरुणाचल प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा पर तेजपुर पहुंचे। रक्षा मंत्री का सशस्त्र बलों के जवानों के साथ बातचीत करने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री तवांग में जवानों के साथ दशहरा भी मनाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हमारे हर निर्णय, हमारे हर दिशा, उसका एक ही मानदंड है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। आयकर के रूप में दिया हमारा योगदान कर रहा है नव भारत का निर्माण। देश को ले जा रहा है नई ऊंचाइयों पर, नए कीर्तिमानों की ओर। आइए राष्ट्र प्रथम के इस संकल्प को अपने कर्तव्य से और मजबूत करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स ध्यान दें, 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल करें। 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से बचने के लिए समय पर अपनी TDS विवरणी ई-फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए गए स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी का आयोजन 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस बार ई नीलामी में 912 वस्तुएं शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बताया कि सबसे ज्यादा बोली वाले उपहार में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, राम दरबार, मॉडल ऑफ गोल्डन टेम्पल, सोवेनियर ऑफ यरूशलेम आदि बने हुए हैं। मुंबई के कांदिवली पश्चिम के महावीर नगर की पावन धाम वीणा संतूर बिल्डिंग में आग लगने की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए।
माना जा रहा है कि बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से इमारत में आग लगी। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझा दी है और घायलों को शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एम्स फैकल्टी से बातचीत कर चुके हैं। बिलासपुर एम्स 750 बिस्तरों वाला अस्पताल है, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग है। झारखंड की राजधानी रांची में महानवमी के अवसर पर झारखंड सशस्त्र पुलिस जेएपी ने अपने मुख्यालय में शस्त्र पूजा का आयोजन किया। ये परंपरा 1880 से चली आ रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। पुंछ में मुगल रोड पर तेज बर्फबारी के चलते यातायात प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर अपने संदेश में पीएम ने लिखा है कि नवरात्रि की महानवमी सिद्धि और मोक्षदायिनी मां सिद्धिदात्री की उपासना का दिन है। देवी मां से प्रार्थना है कि वो देश के मेरे हर परिवारजन को संकल्प की सिद्धि का आशीर्वाद दें। राजधानी दिल्ली में भी महानवमी बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। छतरपुर और कालकाजी मंदिर में सुबह सवेरे ही भक्तों का तांता लगा रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कन्याओं के पांव भी धोए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि सनातन धर्म ने हमेशा मातृशक्ति के सम्मान और उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया है। असम के गुवाहाटी में शारदीय नवरात्रि के महानवमी के अवसर पर कामाख्या मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। कामाख्या मंदिर परिसर में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महानवमी के अवसर पर भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर कन्या पूजन किया। उन्होंने कहा कि मैं यही संदेश समाज को देना चाहता हूं कि बेटियों बहनों को प्यार सम्मान दें और आधी आबादी को पूरा न्याय दें। दुर्गा पूजा के नवमी के दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना की जाती है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी भक्त मां की आराधना के लिए पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के महानवमी के अवसर पर जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों द्वारा जम्मू में आयोजित महानवमी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि राज्य में पहले के मुकाबले आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, विकास और शांति के नए दरवाजे खुले हैं। साइबर अपराध से बचने और लोगों को जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने अनूठी पहल की है। रायपुर पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर रावण बनाया है। रायपुर के एएसपी पीतांबर सिंह पटेल ने कहा कि साइबर रावण के माध्यम से हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि साइबर ठगी से बचने के लिए साइबर जागरूकता ही सबसे बेहतर तरीका है। कोलकाता के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक कोलकाता के अलावा दक्षिण 24 परगना और उत्तरी 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर के कुछ भागों में बारिश की संभावना है। देहरादून में रावण का 131 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विजयादशमी के दिन परेड ग्राउंड में उसका दहन किया जाएगा। सेना ने सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण को श्रद्धांजलि अर्पित की। गवाते ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। महाराष्ट्र बुल्ढाना में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सेना की ओर से बताया गया कि अपने प्राणों की आहुति देने वाले अग्निवीर जवान के परिजनों को 1 करोड़ से अधिक की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। वहीं अग्निवीर की मृत्यु से उसके पूरे कार्यकाल तक बची हुई अवधि का पूरा वेतन भी दिया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मंगलवार से सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। मंत्रालय के मुताबिक पीयूष गोयल सऊदी अरब के रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 7वें संस्करण में हिस्सा लेंगे। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट का एकीकृत घाटा वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 4,890 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सरकार ने घटिया वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने के लिए तांबे के उत्पादों, ड्रम और टिन कंटेनर के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए। DPIIT के 2 आदेशों के तहत वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण तब तक नहीं किया जा सकता
जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो का चिन्ह न हो। सेबी ने तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई के दौरान डेटा जुटाने में अपनी टीमों को मदद पहुंचाने के लिए 12 फर्मों को नियुक्त किया है। इस पैनल में शामिल कंपनियां तलाशी टीमों को डिजिटल फॉरेंसिक सेवाएं मुहैया कराएंगी। सेबी ने एक सार्वजनिक नोटिस में यह जानकारी दी। घरेलू उत्पाद और स्टेशनरी विनिर्माता सेलो वर्ल्ड का 1900 करोड़ रुपए का आईपीओ 30 अक्टूबर को खुलेगा। एक और छोटा सा ब्रेक। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। मीडिया कंपनी एनडीटीवी का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 57% गिरकर 5.55 करोड़ रुपए रह गया। उपभोक्ता आयोग ने फर्नीचर कंपनी आइकिया को एक उपभोक्ता के पैसे लौटाने का निर्देश दिया है। कंपनी को खरीदे गए सामान के लिए पेपर बैग पर शुल्क लेने के मामले में 3,000 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को लेज ने फिर से अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। लेज ब्रांड का स्वामित्व रखने वाली कंपनी पेप्सिको इंडिया ने यह घोषणा की है। बाघ बकरी टी समूह के कार्यकारी निदेशक पराग देसाई का गुजरात के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। ग्लोबल मार्केट में आई कमजोरी का असर आज घरेलू शेयर बाजार पर भी नजर आया। दिन भर हुई खरीद बिक्री के बाद सेंसेक्स 825 अंक की कमजोरी के साथ 64,571 अंक के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में बिकवाली के चलते निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 260 अंक की कमजोरी के साथ 19,281 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वित्त मंत्रालय ने ताजा आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा है कि भारत वित्त वर्ष 2023-24 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि फारस की खाड़ी में हालिया घटनाक्रमों से वैश्विक अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं। इन घटनाक्रमों से आगे कच्चे तेल के दाम में उछाल आ सकता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 21 अक्टूबर तक देश में कोयले के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 12% की वृद्धि देखी गई है। इजराइल और हमास के बीच भीषण संघर्ष जारी है। इजराइल के मुताबिक अभी 222 लोग हमास के कब्जे में हैं। गजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल के ताबड़तोड़ हवाई हमले लगातार जारी हैं। इजरायली सेना हमास के 320 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा कर रही है। गजा की मिस्र से लगी सीमा पर स्थित रफा क्रॉसिंग से मानवीय सहायता की एक और खेप गाजा में दाखिल हुई। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गाजा में पहुंची मानवीय सहायता वहां की दैनिक जरूरत का केवल 3% है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के अपने समकक्षों से बात कर एक संयुक्त बयान जारी किया। चीन और फिलीपींस के बीच फिर एक बार तनाव बढ़ गया है। दक्षिण चीन सागर में चीनी जहाजों ने एक फिलिपीनी पोत को टक्कर मार दी। फिलीपींस ने इसे चीन की आक्रामक कार्रवाई बताया है। अमेरिका ने भी दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाई का विरोध किया है। वहीं चीन ने दावा किया कि फिलीपींस के जहाज ने गैर पेशेवर और खतरनाक तरीके से चीन के जहाज के रास्ते को क्रॉस करने की कोशिश की थी। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के शुरुआती नतीजों में देश की अर्थव्यवस्था मंत्री सर्गियो मासा आगे निकल गए हैं। अर्जेंटीना में अधिकतर चुनाव सर्वेक्षण दक्षिणपंथी नेता जेवियल माइली की बढ़त दिखा रहे थे। अब अंतिम चरण के चुनाव अगले महीने होंगे। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आर्मीनिया अजरबैजान शांति वार्ता के लिए ईरान पहुंचे। यहां वो ईरान, तुर्की, अजरबैजान और आर्मीनिया के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वेनेजुएला के मुख्य विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचादो ने विपक्ष के राष्ट्रपति पद के प्राथमिक चुनाव में बड़े अंतर से वो आगे चल रही है। भारत के पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। वो 77 साल के थे। बेदी ने भारत के लिए कुल 77 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। इस दौरान उन्होंने 273 विकेट झटके थे।
बेदी को भारतीय टेस्ट इतिहास के बेहतरीन स्पिनरों में माना जाता है। उन्होंने अपने दम पर देश को कई मैच जिताए थे। बेदी ने भारत के लिए 1966 से 1979 तक टेस्ट क्रिकेट खेला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी के निधन पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, दिग्गज क्रिकेटर श्री बिशन सिंह बेदी जी के निधन से बेहद दुखी हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिशन सिंह बेदी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, वो हमारी यादों में जीवित रहेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बिशन सिंह बेदी के निधन पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि बिशन सिंह बेदी का निधन क्रिकेट जगत के लिए बड़ा नुकसान है। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाली अवनी लेखरा ने पदक जीतने का सिलसिला एशियन पैरा गेम्स में भी बरकरार रखा। चीन के हांगझोउ में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार शुरुआत की है। भारत ने मेंस हाई जंप T63 में पहले 2 स्थान हासिल किए। पुरुषों के क्लब थ्रो F51 में भारत के पैरा एथलीटों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक जीतने में सफलता पाई। महिलाओं की पैरा कैनोइंग में भारत की प्राची यादव ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। प्राची ने महिलाओं की VL2 स्पर्धा में ये पदक अपने नाम किया। निशानेबाजी में रुद्रांश खंडेलवाल ने भारत को पहला पदक दिलाया। रुद्रांश खंडेलवाल ने मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में देश के लिए रजत पदक जीतने में सफलता पाई। पुरुषों के T47 हाई जंप में भारत के निशात कुमार ने 2.02 मीटर की जंप के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारत के ही रामपाल ने 1.94 मीटर के साथ रजत पदक अपने नाम किया। एक और छोटा सा ब्रेक। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के अंकुर धामा ने पुरुषों के 5000 मीटर T11 इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। अरुणा तंवर ने पैरा ताइक्वांडो में K44 कैटेगरी के 47 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। ये एशियन पैरा गेम्स में पैरा ताइक्वांडो में भारत का पहला पदक है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एस्टन विला ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए वेस्ट हैम यूनाइटेड को 4-1 से हराने में सफलता पाई। ला लीगा में बार्सिलोना ने एथलेटिक बिलाबाओ को 1-0 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ बार्सिलोना लीग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। इटालियन फुटबॉल लीग सेरिया में यूवेंटस ने AC मिलान पर 1-0 की रोमांचक जीत हासिल की। इस जीत के बाद यूवेंटस लीग में तीसरे स्थान पर बनी हुई है। ICC विश्व कप में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया है। एक दिवसीय क्रिकेट में अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर यह पहली जीत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना सभागार में वायुसेना के अधिकारियों के साथ तेजस फिल्म देखी। कंगना रनौत की यह फिल्म 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आएगी। फिल्म लियो की देश भर में रिलीज के चौथे दिन कमाई 181 करोड़ के पार पहुंची। फिल्म की कमाई दुनिया भर में 4 दिनों में 400 करोड़ को पार कर गई। बॉलीवुड के जाने माने गायक अरमान मलिक ने अपने दूसरे एल्बम ओनली जस्ट बिगन की घोषणा की। इस सीरीज का उनका पहला एल्बम अरमान के 9 साल बाद आ रहा है। बाहुबली फेम प्रभास का आज 44वां जन्मदिन है। इसी मौके पर 22 दिसंबर को आने वाली उनकी फिल्म सालार पार्ट 1 सीज फायर का मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्टर रिलीज किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।